नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट रिकमेंडेड चैप्टर जो आपका है स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और उसके बाद नगर पालिका, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस सिंगल टॉपिक से, इसीलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको पता ही है कि एग्जाम का डेट फाइनली आ गया है कि 23-24 को ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो 23-24 के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, आपका एग्जाम होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिससे पता चल पाएगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग पंचायती राज से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहा किसे जाता है? तो ग्रामीण और जिला स्तर पर होने वाले शासन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। याद रखना है, पूछा जाएगा कि ग्रामीण और जिला स्तर पर होने वाले शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, उसके शासन की प्रमुख विशेषता जो हुआ करती थी वो स्थानीय स्वशासन हुआ करती थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। याद रखेंगे कि प्राचीन काल में किस साम्राज्य की जो प्रमुख विशेषता है वो स्थानीय स्वशासन हुआ करती थी, तो याद रखेंगे चोल साम्राज्य। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जो एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है। याद रखना है, डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत के गठन से है। अगला पॉइंट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके, इसको लेकर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लेकिन यह दोनों संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया और इसकी असफलता की जांच हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर कौन से कदम उठाए जाए, इसलिए जो है जनवरी 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। याद रखें, कल आपको बताए थे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका सार था लोक भागीदारी, इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत थे। ग्रामीण स्तर में सुधार कैसे हो सके, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये दोनों जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा और इसकी असफलता के जांच हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या विकास के कदम उठाए जाए, इसलिए 1975 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय विस्तार सेवा बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी और बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। अब जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पंचायती राज। यहाँ से शुरू होता है, एक एक पॉइंट जो आपको बताएंगे वो डायरेक्ट वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस कमेटी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। किस कमेटी को? बलवंत राय मेहता समिति को। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की तथा यह सिफारिश की कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इसका जो गठन होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी 3 स्तर पे होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 ईस्वी में स्वीकार किया। जनवरी 1957 में जो है इसका गठन किया गया था। 1957 में यह प्रस्तुत की, सिफारिश की कि पंचायती राज का जो गठन होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है इसे 1958 ईस्वी में स्वीकार किया। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। तभी भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन जो है वो कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। तभी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आशा करते हैं यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के कुछ दिन बाद, 2 अक्टूबर के कुछ दिन बाद यानी लगभग 8 दिन बाद
11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि राजस्थान के बाद किस राज्य में जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में जो है 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं पंचायती राज की कुछ समितियां जिन्होंने अपने अपने मत दिए कि किस प्रकार से पंचायती राज का विकास होना चाहिए। उसी में सबसे पहला आता है अशोक मेहता समिति। मोरारजी देसाई के जनता पार्टी द्वारा 1977 ईस्वी में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 19 ईस्वी में प्रस्तुत करते हुए निम्न सिफारिश की। इन्होंने कहा कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 2 स्तरीय होना चाहिए। इससे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि त्रिस्तरीय होना चाहिए और अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 2 स्तरीय होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पंचायती राज का चुनाव जो है वो दलगत होना चाहिए। ये अशोक मेहता कमेटी की कुछ सिफारिशें थी। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है GVK राव समिति। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और उसके बाद GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ये सभी का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। अब बात करते हैं GVK राय समिति ने क्या सिफारिश की। इस कमेटी के द्वारा निम्न प्रकार की सिफारिश की गई। इन्होंने भी जो है निम्न प्रकार की सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि SC ST OBC महिला को पंचायती राज व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इस आयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण को घातक बताते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। किसने? GVK राव समिति ने। और SC ST OBC महिला को पंचायती राज व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? GVK राव समिति के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी था वो था LM सिंघवी समिति। इस समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ। इसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और चुनाव जो है दलगत नहीं होने चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। यह आपको बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा भी कहा गया था और LM सिंघवी कमेटी ने भी इस बात की चर्चा की कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए और इसे संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। और अंततः याद रखेंगे LM सिंघवी समिति के ही सिफारिश पे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो याद रखेंगे वो समिति है आपका LM सिंघवी समिति। अगला जो पॉइंट है वो है 73वें संविधान संशोधन 1992 को लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 में पारित किया। राष्ट्रपति ने जो है इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति 20 जनवरी 1993 ईस्वी को दी और यह जो विधेयक है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। याद रखेंगे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, ऐसा कंटेंट आपको देंगे। यूट्यूब पे किसी ने अभी तक इस प्रकार का एक सिंगल वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कंटेंट नहीं दिया होगा, इसकी गारंटी है। अगर साथियों कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा और सेशन खत्म होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? PV नरसिम्हा राव। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो बना था वो मध्य प्रदेश बना था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश टिक लगाइएगा, ना कि राजस्थान आंध्र प्रदेश लगाइएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे सभी पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके एग्जाम में ना हो। अगला पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों पर काम करने का अधिकार जो है पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, जिसमें 29 विषय आपको याद रखना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने विषयों पर काम करने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, तो वो 29 विषय है। अगला पॉइंट है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए।
ग्राम पंचायत की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की जो स्थापना है किसके दर्शन से जुड़ा है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। महात्मा गांधी के साथ साथ लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगर बात करें कि इसके विरोध में कौन थे, इसके विरोध में थे भीमराव अंबेडकर। ये स्थानीय स्वशासन के विरोध में थे, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि इनमें से कौन स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे, तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर। जो समर्थक थे वो थे लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बताना चाहते हैं। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल जो आपका क्विक नोट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को जो है आपके नोट्स में शामिल किया गया है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजमार्ग, बंदरगाह, भारत और उसके पड़ोसी देश। जितनी भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, सभी को इस सिंगल नोट्स में डाला गया है। 125+ पेज का ये PDF है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें साथियों पूरी तरह से जो है टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो एक से एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी महाद्वीप, देश, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, पुस्तक, लेखक, भारत और पड़ोसी देश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य सभी यानी 75+ टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर यानी इस नंबर पे लास्ट में 3090 है, इस पे पेमेंट करना है और इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में 55 रुपये फ़ी है, इंग्लिश मीडियम में 75 रुपये, और अगर दोनों मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट कर आप इस PDF को ले सकते हैं। PDF लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद के बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद जो आपको मेनली याद रखना है वो यहाँ लिख दिए हैं। 243 में परिभाषा है इसकी। 243 के A में ग्राम सभा से संबंधित बातें कही गई है। 243 के B में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। 243 के D में पंचायत की संरचना कैसी होनी चाहिए इसकी चर्चा की गई है। और 243 के K में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। हम लोग जो मेनली अनुच्छेद है उसके बारे में क्या क्या चर्चा की गई है उसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है 243 का A, इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। यहीं से 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपको बता दें कि इसमें ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन करती है और इस समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जो ग्राम पंचायतों का सदस्य नहीं हो। एग्जाम में पूछा गया था कि ग्राम सभा में निगरानी समिति का जो गठन किया जाता है, इस समिति का जो गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है। ऑप्शन बहुत सारे थे, सही आंसर हो जाता जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो उसी व्यक्ति के द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाता है। एक पूछा जाता है कोरम से रिलेटेड, तो ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें याद रखना है कि ग्राम सभा के सदस्यों का 20वां भाग जो होता है वो कोरम कहलाता है। कोरम क्या होता है? किसी भी सभा या समिति का न्यूनतम सदस्य, अगर न्यूनतम सदस्य उस बैठक में भाग ना ले तो वो जो बैठक है वो अमान्य साबित होगा। इसे हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं, यानी गणपूर्ति कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी बैठक के लिए एक न्यूनतम सदस्य होता है, न्यूनतम सदस्य होना आवश्यक है, तब उस बैठक को जो है मान्य माना जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में इसका प्रावधान आपको पता ही होगा, 1/10 है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अब बात करें आर्टिकल 243 के D में, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत SC ST OBC आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। संविधान महिलाओं के 1/3 भाग तक आरक्षण देने की घोषणा करता है। संविधान यह भी प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन उसे कभी भी घटा नहीं सकता है, याद रखेंगे। बिहार देश का प्रथम राज्य बना था जिसमें महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 50% किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार से संबंधित एग्जाम में। और बिहार में कौन सा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित हुआ था। अगला आर्टिकल है 243 का ही। इस अनुच्छेद में पंचायत की अवधि, कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। पंचायत का जो कार्यकाल होता है उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। समय से पहले पंचायत के भंग हो जाने के भीतर जो है 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना होता है। अगर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व पंचायत भंग हो जाता है तो बचे हुए समय के लिए कोई चुनाव नहीं होता है, याद रखेंगे। आपको सीधे भाषा में समझाए, अगर बात करें पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कब से स्टार्ट होता है? ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से जो है
5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल होता है। अगर पंचायत भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। अगर जैसे 5 साल पूरा होने वाला है, अगर 5 साल पूरा होने से 6 माह पहले जो है अगर पंचायत भंग हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5 साल पूरने में 6 माह बचा हुआ है, तो कोई आपका चुनाव नहीं होगा, याद रखेंगे। पंचायत भंग होने की स्थिति में जो नया चुनाव होगा वो बचे हुए समय के लिए होगा। तो याद रखेंगे, इन तथ्यों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो है 243 का जी, पंचायत के कार्य अधिकार शक्ति में जानकारी देता है। नेक्स्ट है 243 का आई, राज्य के भीतर वित्तीय पुनरावलोकन को लेकर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारों की सिफारिश करेगा इस आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आपका है वो है आर्टिकल 243 का एम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, जो नहीं लागू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली में जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, तो याद रखना है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, एक यूटी है यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बात करें 243 के ओ, पंचायती राज के अंतर्गत होने वाले चुनाव में जो है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 243 के ओ में की गई है। एक नोट में आपको बात याद रखना है कि गोवा राज्य और सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। असम, त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे असम, त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। गोवा, सिक्किम में जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में जो है 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग लागू नहीं को मानेंगे, याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है उसी के बारे में ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था 2006, तो सबसे बेटर कंटेंट आपको यहाँ पे देंगे पंचायती राज व्यवस्था 2006। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया था। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, बात करें ग्राम पंचायत की बिहार में संख्या कितनी है तो 8387 है। सब कुछ लिख दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसे दे पाएं। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है 534 है। जिला स्तर पर जिला परिषद जिसकी संख्या 38 है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। यह प्रावधान करता है कि ग्राम सभा की बैठक के बीच जो है 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के बीच जो है कितने समय का अंतराल होना चाहिए, तो 3 माह का अंतराल होना चाहिए। 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है। मुखिया को हटाने हेतु ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, मुखिया को देंगे। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो मुखिया को देंगे। और मुखिया जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, मुखिया जो अपना त्यागपत्र है याद रखेंगे जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा। और एक बात आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जो है हस्तलिखित अनुमोदन मुखिया को समर्पित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन के समर्पित करने के 7 दिन बाद जो है यह पत्र प्रभावी माना जाएगा। पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, VVI लगा ले, कितने दिनों बाद प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों बाद प्रभावी माना जाएगा। मुखिया, सरपंच, उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देगा, जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा। जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, वो जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। प्रमुख या उप प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। तो 3 बात आपको बताए, मुखिया और सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देगा, जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा। जिला परिषद अपना त्यागपत्र किसे देगा, जिला दंडाधिकारी को देगा। प्रमुख और उप प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देगा, अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। तो आशा करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण तथा ओबीसी समुदाय के लोगों को 20% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। और एक बात आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे इस बात के प्रबल समर्थक माने जाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है।
और अगला जो पॉइंट है वो नोट करके है, 2 आप याद रखेंगे कि ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है, जबकि साल में 4 बार का यह प्रावधान है। याद रखेंगे 2 बार होना आवश्यक है। और पंचायत समिति की बैठक के बारे में कहा गया है कि इसका जो आयोजन है वो 2 माह में कम से कम 1 बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। तो ये थे पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार से संबंधित तथ्य। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नगर पालिका। नगर पालिका अगर पंचायत पढ़ रहे हैं तो इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नगरीय संस्थाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सर्वप्रथम नगर निगम की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो मद्रास में 1688 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो है 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना हुई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में 12वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 243 के पी से 243 जी को जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ तथा इस संशोधन के अनिवार्य प्रावधान जो थे वो निम्न थे। नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। नगरीय संस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। विघटन होने पर 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना होता है। महिलाओं के 1/3 आरक्षण की बात की गई। आरक्षण बढ़ाने का जो अधिकार है वो कहा गया राज्य विधानमंडल को है। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक बात आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू नहीं किया गया है, वहाँ पे ये लागू नहीं है, वहाँ नगर पालिका की व्यवस्था नहीं है, याद रखेंगे। जैसे आपको बताए थे कि कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है नगर पालिका अधिनियम लागू नहीं है, पूछा जाता है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में पारित हुआ था और बिहार में नगर पालिका को भी 3 स्तर में बांटा गया है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आता है। और हाल ही में आपको पता ही होगा चुनाव भी होने वाला है। नगर पंचायत की संख्या बिहार में 154 है, नगर परिषद की संख्या बिहार में 89 है और नगर निगम की संख्या बिहार में कितनी है, 19 है, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है कि ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है, आपको बताइए। वो जो बैठक बुलाया जाता है नोटिस चिपकाकर बुलाया जाता है या गांव में जो है आपको ढोल पिटवाकर बुलाया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक है, सभी को उपस्थित होना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा और साथियों नोट्स जरूर लीजिए, अंत समय में काफ़ी मदद करेगा। इन सभी तथ्यों को उसमें शामिल किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रमुख समितियां पढ़ेंगे, इसके बाद जो अन्य तथ्य हैं उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन होने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।